वालेकुम सलाम। जी मिस सना, आपकी हो गई थी बात मुसल्सल से? अच्छा ठीक है, आप एक काम ये करना है आपने कि मोबाइल जो है ना वो आपसे अभी सर जुनैद लेने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, मोबाइल चाहिए, उससे रिकॉर्डिंग करनी है। तो आपके घर में इस वक्त कोई अवेलेबल है? जी, सॉरी। 11 बजे तक नहीं चाहिए, वो सर जुनैद बस अभी सेंटर से निकल रहे हैं लेने के लिए। 11 बजे लेट हो जाएगा ना, टीचर रिकॉर्डिंग के लिए आ चुके होंगे, तो आप अपना घर का वो बता दें लोकेशन, वो आपकी गेट से पिक कर लेंगे। लोकेशन, हाँ लोकेशन सेंड कर दें। ठीक है। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है, लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना है। ठीक है। ओके। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जुनैद, वो मिस सना से बात हुई है। ठीक है। तो मिस सना जो है वो अ, क्या नाम है, मोबाइल जो है ना उनके घर से लेना होगा। ठीक है। हाँ, मोबाइल लेना होगा, और क्या कहते हैं, उनके घर की जो लोकेशन है ना, वो 5 नंबर में रहती है। लोकेशन मैं तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने वो उसको वो बोली थी सर 11 बजे के बाद, मैंने कहा 11 बजे रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, तो अभी ही चाहिए होगा। कोई भी नहीं है घर पे उनके स्लॉट, ना भाई है ना बहू है। ठीक है। हाँ लोकेशन मैं सेंड कर रहा हूँ, तो बरेली के है आई गेस ना। ठीक है, और उनका नंबर तो है ना जैसा ना तुम्हारे पास? हाँ वही वाला नंबर है, और उनका नंबर भी ये लीड वाले ग्रुप के ऊपर भी है। ठीक है। तो अगर कोई इशू हो तो उनके कॉल कर लेना, उनको व्हाट्सअप उनका ऑन है वैसे इस वक्त मेरे ख्याल में। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो।
हिरम, आपको आवाज आ रही है मेरी? हिरम, आवाज आ रही है आपको मेरी? हिरम, हेलो, वालेकुम अस्सलाम मिस, 2 मिनट के लिए ऊपर आ सकती हैं? अच्छा, वो असल में कुछ इशू आ रहा है, स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। ये देखिएगा ज़रा, लिंक वगैरह तो बन गए और ये स्टार्ट हो गया लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। बच्चों की नहीं आ रही? ना मेरी जा रही है ना बच्चों की। नहीं, आपकी तो जा रही है। बच्चों की देखें। बच्चों की तो आएगी नहीं ना जब तक हम उनको अनम्यूट नहीं करेंगे। अनम्यूट एक है ये, लेकिन ये भी अनम्यूट है लेकिन इनको नहीं जा रही। यहाँ से पहले मेरे वाला म्यूट कर दें, म्यूट कर दें। करूँगा तो जाएगी। आप बोले मेरा आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
उनकी आवाज आ रही है। बोलो बोलो बोलो। इरम, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, ठीक है। और ये दूसरे नंबर पे कौन ऐड है? उसका नाम मुझे नहीं आ रहा है यहाँ पे। मोटो ही 4 आ रही। ये मोटो ई4 कौन है? टाइप करें यहाँ पे मैसेज, मोटो ही 4। सर ये अनमता है। अनंता है? अच्छा अच्छा, ठीक है। और बाकी अभी बस आप दो ही है, और कोई अभी ऐड नहीं हो रहा? मुझे आवाज नहीं आ रही किसकी। जी सर, सबका वेट चल रहा है, अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं करा है। ठीक है। अनंता, आपको आवाज आ रही है? अनंता, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। आप अपना माइक चेक करें। अनमता, माइक पे आके जो है उसको अनम्यूट करें आप, फिर आपका हो जाएगा। मेरा दोबारा लॉगिन हो जाए, लीव करके दोबारा लॉगिन पे आए। अनंता, या फिर आप दोबारा मैंने कर लिया है। अच्छा, हम हमने स्टार्ट लेना है। अपना जो है वो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस एंड प्लानिंग। ठीक है। जी सर। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस एंड प्लानिंग जो हमारा सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट तो आप जानते हैं कि कंपनीज के हवाले से हम बात करेंगे इसके अंदर, टोटल बिजनेस मैटर्स पे। सही। और इसके अंदर हमने बात करनी है दो चीज़ों पे, कॉर्पोरेशन के एक परफॉर्मेंस पे और दूसरा उसकी प्लानिंग पर। ठीक है। जी। इस सब्जेक्ट के अंदर, चूंकि ये मैं थोड़ा सब्जेक्ट का इंट्रो दे दूं आपको कि ये सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली एक थ्योरेटिकल इसमें टच भी है और कैलकुलेशन का भी इसके अंदर यूज़ होता है। दोनों चीज़ें इसके अंदर यूज़ हो रही हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको ज़्यादा स्ट्रांगली आने चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें थ्योरेटिकली भी पूछी जा सकती हैं। इवन जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनकी भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आपको क्लियर होना ज़रूरी है, सिर्फ कैलकुलेशंस आना ज़रूरी नहीं है इसके अंदर। ठीक है। ओके। अगर आपने फॉर एग्जांपल के फॉर्मूले लगाकर और इसकी कैलकुलेशन सीख भी ली तो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि वो उसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में चीज़ें जो है वो पूछ लेते हैं। सही। तो जी। अच्छा, तो अब हमने जो कि स्टार्ट में, एक मिनट अनंता से मैं जो है ना बता दूं कि अनंता, आपने अपना माइक जो है ना वो नहीं लगाया हुआ है। आप अपना माइक चेक करें, आपका माइक शो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, तो हमने इस सब्जेक्ट के ऊपर जो बात करनी है वो दोनों हवालों से ध्यान में रखकर बात करनी है कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को भी कवर करना है और प्रैक्टिकल चीज़ भी देखनी है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें थ्योरेटिकल बेस्ड चलेंगी। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो है बेसिकली स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस का स्कोप, ये हमारा जो है वो फर्स्ट टॉपिक है। देखें, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस होती क्या है। ठीक है। जी। तो अगर हम सबसे पहले ये डिस्कस करें कि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस क्या होती है, तो इरम, आपकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो ज़रा सा मुझे बताएं कि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस क्या है। सर एक सेकंड होल्ड करेंगे आप, मैं अनमता को जरा समझा दूं, उसकी कॉल आ रही है। जी जी।
corporate performance is a composite assessment. ये कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस की डेफिनेशन है. कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इज अ कंपोजिट असेसमेंट of how well an organization Sir, assessment of how well जी. an organization executes जी सर. on its most important parameters. जी सर. कॉमा लगा के लिखिएगा. टिपिकली फाइनेंशियल मार्केट टिपिकली फाइनेंशियल, सिर्फ फाइनेंशियल लिखिएगा. टिपिकली फाइनेंशियल Typically financial कॉमा मार्केट market and shareholder performance. जी सर. बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि एक कंपनी जो है, एक कॉरपोरेशन जो है, उसकी परफॉर्मेंस कारकर्दगी की बात हो रही है. लेकिन कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको हम जज कैसे कर सकते हैं? कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस जो है ना, एक इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है कंपोजिट असेसमेंट. कंपोजिट असेसमेंट का मतलब ये है कि एक इंतहाई जामे और एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर और बहुत ही कंक्रीट किसी चीज़ की तशखीस करना है, किसी चीज़ के मुतालिक मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, उसको एग्जामिन करना. ठीक. तो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस जो है वो बेसिकली एक इंतहाई कंपोजिट अंदाज के अंदर असेसमेंट करती है. ठीक है, किस चीज़ की असेसमेंट करती है? जो फर्म के पैरामीटर्स हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स तो बहुत सारे होते हैं जिस पे फर्म काम कर रही होती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, जिसमें 3 का जिक्र किया गया है. एक तो फाइनेंशियल है. फाइनेंशियली आपको पता है कि कंपनी साउंड होना ज़रूरी है. कंपनी को फाइनेंशियली अगर साउंड होगी तो उसको इन फ्यूचर काफ़ी सारा उसको बेनिफिट्स मिलेंगे. और फाइनेंशियली साउंड आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशोज और बजटिंग, ये सारी चीज़ों से देखा जाता है. ठीक है, कि फर्म फाइनेंशियली कितनी साउंड है. फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे मार्केट की बात आती है. मार्केट के अंदर हम ये देखते हैं कि मार्केट में कंपनी की एक्सेप्टेंस कितनी है, यानी एक कंपनी को मार्केट कितना एक्सेप्ट कर रही है. मार्केट की एक्सेप्टेंस उसकी बहुत ज़रूरी है. अगर मार्केट में उसकी रिकग्निशन नहीं है तो कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती. क्योंकि जितने भी पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं ना, जो इन फ्यूचर कंपनी के बनने जा रहे होते हैं, वो हमेशा मार्केट के इंफॉर्मेशन की बेस पर ही आ रहे होते हैं कंपनी के अंदर. अगर मार्केट में उसकी रेपो अच्छी होगी तो ही कंपनी जो है वो उसके अंदर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आएंगे इन फ्यूचर. लेकिन अगर मार्केट में रेपो अच्छी नहीं है तो ऑफ कोर्स वो जितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें, कंपनी में मज़ीद लोगों का इजाफा नहीं हो सकता. तो मार्केट की रेपो भी बहुत ज़रूरी है, दूसरा पैरामीटर है. और तीसरा शेयर्स होल्डर है.
शेयर होल्डर आप जानते हैं यही कंपनी के इन्वेस्टर हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं। मार्केट की इंफॉर्मेशन से तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आपके बनते हैं, लेकिन जो मौजूदा इन्वेस्टर्स हैं जिनको आप शेयर होल्डर कहते हैं वो जो है वो उनकी भी सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, और वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, फिर डायरेक्टर्स के थ्रू आगे काम चलता है। तो शेयर होल्डर की जो ख्वाहिश है वो मैक्सिमम अर्निंग की, वो भी अपनी जगह सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। कंपनी एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर काम कर रही हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं कंपनी के, इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। अब कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस ये बताती है कि एक कंपनी अपने इन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर पे कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रही है। समझ में आ रही है बात? जी सर। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर, आ रही है। अनंता आपको आ रही है आवाज़? अनंता? अनंता आपको आवाज़ आ रही है? सर आई थिंक उनको आवाज़ जा रही है, लेकिन उन्होंने अपना माइक जो है वो अनम्यूट नहीं किया, इस वजह से हमें नहीं आ रही उनकी आवाज़। माइक अनम्यूट था भी उनका, तब भी नहीं आ रही थी। अभी तो है, लेकिन अभी बीच में अनम्यूट था तब भी नहीं आ रही। हाँ, अनंता का मैसेज आया है कि आ रही है आवाज़ उनको, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि जो मैंने अभी समझाया आप लोगों को वो क्लियर है? जी सर, डेफिनेशन। डेफिनेशन बताई थी, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ उसको, कि एक कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस जो है वो ये कंपनी की कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस से ये पता लगता है कि कंपनी अपने पैरामीटर्स पे, जिसके अंदर फाइनेंशियल शामिल है, मार्केट शामिल है और शेयर होल्डर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उस पर कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इस बात की तशख़ीस हो जाती है, इस बात के मुतालिक एग्जामिन हो जाता है कि कंपनी अपने इन पैरामीटर्स पे कितना अच्छा काम कर रही है। ये बेसिकली कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस है। ठीक है, जी सर। देखिए, परफॉर्मेंस का जब हम वर्ड लगाते हैं तो परफॉर्मेंस के साथ साथ एक और वर्ड ऐड होता है कि क्या ये परफॉर्मेंस क्वालिटेटिव होती है या क्वांटिटेटिव होती है। क्या आप परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक बात याद रखिए कि किसी भी चीज़ के मुतालिक अच्छे डिसीजंस लेने के लिए आपको उसकी क्वांटिफाई उसको करना ज़रूरी है, क्वांटिटी होना ज़रूरी है। अगर क्वांटिटीज़ आपके पास नहीं होंगी तो आप उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो वॉक टर्म्स के अंदर ही यूज़ कर रहे होंगे, जैसे बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, कितनी अच्छी है उसको क्वांटिफाई करना ज़रूरी है। आप समझ में आ रही है? जी सर। तो इसीलिए हम कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हैं। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए कि उसमें जो परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। और जब आप मेजरमेंट करते हैं तो डेफिनेटली क्वांटिफाई हो जाती हैं चीज़ें, और क्वांटिफाई हो जाती हैं तो आपके सामने एक्चुअल रिजल्ट्स आने लग जाते हैं, जिस बेस पर आप डिसीजंस ले सकते हैं, किसी भी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं उन रिजल्ट्स की बुनियाद पर जो कि मेजरमेंट करके सामने आए। तो इम्पॉर्टेंट इसमें ये भी है कि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को मेजर करना और उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ आपके सामने आना, और उस क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ की बेस पर परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करना। क्लियर? जी सर। एक एक सर्कल क्या बन रहा है, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस है, अगली बात उसको मेजरमेंट है, एक एरो बनाकर आगे कर सकते हैं कि उसको मेजर करना है। मेजर करने के बाद आपने उसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में लेकर आना होता है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में लेकर आते हैं, फिर उसके बाद आप उसको इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है,
जी सर। इवेल्युएट करने के बाद देन फिर आप क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो बेसिकली कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस का प्रोसेस है। अच्छा, इसमें एक वर्ड साथ साथ भी लगा हुआ है, प्लानिंग का। सही है? कौन सा वर्ड अटैच है? प्लानिंग। प्लानिंग का। प्लानिंग जो है ना वो बेसिकली आपको पता है कि सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। अगर आपने प्लानिंग अच्छी की है तो ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, और अगर आपने प्लान्स अच्छे नहीं बनाए तो ऑफ कोर्स आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी। ये बात भी तय है। जी सर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो प्लानिंग नहीं करते फिर भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। ठीक, ऐसे लोग होते हैं बहुत से। ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो इतने वेल प्लान्ड नहीं होती जितना वो वेल परफॉर्मर होते हैं, लेकिन उसमें उनकी लक का बहुत बड़ा किरदार होता है। और डेफिनेटली लक बार बार तो नहीं आपकी चल सकती है। और वो लोग जो, या लकीली वो क्या करते हैं कि जो भी परफॉर्म कर रहे होते हैं वो अप टू द मार्क चला जाता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्लानिंग के बगैर काम करना डायरेक्शन लेस काम होता है, और डायरेक्शन लेस काम करने में परफॉर्मेंस कभी सही होती है और कभी नहीं होती। रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है अगर विदाउट प्लानिंग काम करेंगे तो। जी सर। अच्छा, ये जिक्र मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं हम तो प्लानिंग नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारी इतनी वेल ऑर्गेनाइज प्लानिंग हमारे पास नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारी चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लानिंग की इम्पोर्टेंस उनकी नज़र में कम हो गई या प्लानिंग अब उनके लिए यूज़फुल नहीं है। इसका ये मतलब कतई नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब हम यूँ ले सकते हैं कि उनकी लक जो है वो उस वक्त यूज़ हो गई, बट हर बार ऐसा नहीं होगा, नंबर वन। और नंबर टू, हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर वो विदाउट प्लानिंग इतना अच्छा सरवाइव कर सकते हैं तो वो प्लानिंग के साथ तो पता नहीं कहाँ पहुँच सकते हैं। जी। इसका मतलब वो अपने पोटेंशियल को मिसमैनेज कर रहे हैं। आ रही बात है? जी सर। सही। तो हम क्योंकि अपने पोटेंशियल के ऊपर पूरा जाकर काम नहीं कर रहे, इट्स मीन कि हमारे पास जो है वो पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा मौजूद है, बट हमारी वर्किंग वैसी नहीं हो रही है। और अगर हम प्लानिंग अच्छी कर लेंगे तो हम इससे बहुत बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा पोटेंशियल यानी इससे बहुत ज़्यादा है। तो प्लानिंग की इम्पोर्टेंस अपनी जगह, एक मुसल्लमा हकीकत है कि प्लानिंग की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। अच्छा, प्लानिंग जो है उसके हवाले से कुछ लोग ये भी जिक्र करते हैं कि इफ़ द पर्सन इज़ नॉट प्लानिंग, if a person is not planning, it's mean he is planning to fail। समझ में आ रही बात? जी सर। अगर वो प्लानिंग नहीं कर रहा तो बुनियादी तौर पे वो फेल होने की प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस है बेसिकली प्लानिंग की। तो प्लानिंग हमें कितनी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जब प्लान और परफॉर्मेंस, ये जो कॉर्पोरेट में दो आपके सब्जेक्ट के वर्ड हैं, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस एंड प्लानिंग, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बन रहा है अभी तक की डिस्कशन से। प्लानिंग पहले नंबर पर आती है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलकर परफॉर्मेंस आती है। जी। आपकी परफॉर्मेंस सामने आ जाती है, और प्लानिंग और परफॉर्मेंस को फिर हम इवेल्युएट करते हैं कि जो हमने प्लान किया था और जो परफॉर्म किया ये कैसा रहा, इसके इस सफ़र को हमने किस तरह से गुजारा, इसमें कितनी वेरिएशंस आई, कितनी डाइवर्जन्स आई, कितना हमने अप टू द मार्क काम किया है, कितनी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस रही हमारे कामों में। ये सारी चीज़ें आपको इसकी मदद से पता लग जाती हैं। ठीक है? तो जी सर। कॉरपोरेशन के अंदर प्लानिंग और परफॉर्मेंस, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सारी अब हमें इस पूरे सब्जेक्ट में बेसिकली प्लानिंग और परफॉर्मेंस और इसके दरमियान में जो कुछ आएगा उन सब चीज़ों पे डिस्कशन करनी है।
अभी तक की जो हमारी बात थी, होपफुली कि वो आपको क्लियर हो गई होगी। जी सर। अनंता से बात हो नहीं पा रही। अनंता का जो है, या तो अनंता आप मुझे मैसेज करके रिप्लाई कर दें इस पे चैट के ऊपर कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है जो मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अच्छा, नाजिया और हमजा ने भी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, सर अनंता तो इस मीटिंग में मौजूद ही नहीं है। ये आपने बताया था ना, ये मोटो E4 जो है ये अनंता है। हाँ सर जी, ये अनंता है, लेकिन ये बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, पता नहीं क्या कर रही है। काफी देर से तो है ये इसके अंदर। हमीदा और नाजिया ने भी ज्वाइन कर लिया है। अंडरस्टैंड हो रहे हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये अनंता के मैसेजेस आ रहे हैं। नाजिया और हमीदा, आप लोग अपने माइक अनम्यूट करें। नाजिया, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर जी, आ रही है। वालेकुम सलाम। जी, आप सोकर उठी हैं अभी? जी सर। हमीदा, आपको आप भी अपना माइक अनम्यूट करें। तो माइक सर आई थिंक उन्होंने अपना हैंड फ्री नहीं लगाया, उनका तो माइक ही शो शो नहीं नहीं कर हो रहा। रहा। जी, अच्छा। हम जो है वो बात कर रहे थे कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस एंड प्लानिंग के ऊपर, और इसकी एक डेफिनेशन लिखवा कर और थोड़े से इसके कुछ पॉइंट्स बताए थे जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, अब जी सर। हम एक इम्पोर्टेंस के ऊपर, चूंकि अब हमें बात भी करनी है, इसका स्कोप भी डिस्कस करना है, तो अब एक हेडिंग नोट कीजिएगा, नीड ऑफ कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट। सर नीड। नीड, NEED। जी जी, नीड। नीड ऑफ कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब नीड क्या है कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट की, इसके लिए पहले हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके सर। अच्छा, नंबर 1 पॉइंट है मेजरमेंट फॉर कंट्रोल। मेजरमेंट फॉर कंट्रोल। फॉर कंट्रोल। ठीक है। अच्छा, एक एक पॉइंट के ऊपर साथ साथ, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत आप इसमें एडिशन अपने पास से भी करें कुछ लिखने के लिए, तो हम इसको साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं। टॉपिक हमारा जो है ना, वो नीड ऑफ कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, कि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को मेजर करने की कंपनी में ज़रूरत क्यों पेश आती है, कंपनी क्यों अपनी परफॉर्मेंस की मेजरमेंट करना चाहती है, इसकी ज़रूरत पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब इसकी अगर हम ज़रूरत पे बात करें, तो सबसे पहली ज़रूरत मेजरमेंट किस लिए है? मेजरमेंट फॉर कंट्रोल।
कंट्रोल करने के लिए मेजरमेंट कर रहे हैं। अच्छा, कंट्रोल से मुराद क्या है कि कंट्रोल करने के लिए मेजरमेंट क्यों हो रही है? देखें, ये बहुत तय बात है कि जब भी आप एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं, हमारी तो कोशिश यही होती है कि जो हम प्लान बनाएं हम उसी लाइन के ऊपर रहें, ठीक। लेकिन होता यह है कि कभी कभी हम लाइन से डाइवर्ट कर रहे होते हैं, तो हमें फौरन से कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल भी आपको पता है 3 किस्म के कंट्रोल होते हैं। एक तो प्री कंट्रोल होता है, एक टाइमली कंट्रोल होता है और एक पोस्ट कंट्रोल होता है। जो प्री कंट्रोल है वो तो जस्ट लाइक प्लानिंग की तरह है कि आपने जो प्लान बनाया तो उसको कंट्रोल करने की भी आपने पहले से प्लानिंग्स बना रखी हैं। कुछ ना कुछ आपने रिपोर्टिंग सिस्टम या टूल्स वगैरह बना रखे हैं जिससे आपको टाइमली कंट्रोल होकर पता लग जाता है कि ये चीज़ सही नहीं चल रही है। और एक होता है टाइमली कंट्रोल करना, यानी कोई चीज़ आपके पास सामने आ रही है और आप उसको टाइम टू टाइम चेक करते चले जा रहे हैं, तो वो भी एक कंट्रोल के ज़मरे में आता है। लेकिन एक पोस्ट कंट्रोल होता है, वो तो ये सिचुएशन है कि अब एक प्रॉब्लम सामने आ गया है, उस प्रॉब्लम आने के बाद उसके सोल्यूशन पर काम करना, ये पोस्ट कंट्रोल है। तो बेसिकली कंट्रोल करना किसी भी चीज़ को बहुत ज़रूरी है कि जो हम प्लान बना रहे हैं वो हम उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। इस बात को हमने कैलकुलेट करना है और इसके लिए हमें परफॉर्मेंस की मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? जी सर। बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए अगर उनको क्लियर है। जी सर। ठीक, तो सेकंड पॉइंट आप नोट कीजिएगा, मेजरमेंट फॉर अकाउंटेबिलिटी। मेजरमेंट फॉर अकाउंटेबिलिटी। हमीदा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, अब आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अनंता, आपके माइक का इशू सॉल्व हुआ? आपको आवाज़ आ रही है? अनंता की माइक का आई गेस इशू है। ठीक है, सर इतना मुश्किल हो रहा है ऐसे क्लास में ना, तो हाँ बेटा मुश्किल तो है, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है अब हमारे पास। 1-1.5 महीने तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। सर आप जो डिक्टेट करा रहे हो उसकी आप स्नैप भेज देते ना, हम पहले ही लिख लेते फिर डायरेक्ट समझा देते। हाँ, एक्चुअली देखो अभी अभी ये चीज़ कन्वर्ट हुई है तो जाहिर सी बात है हमें एक सब्जेक्ट नहीं है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट पे काम करना है, तो उसकी वजह से अभी कुछ सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो पाई और कुछ की नहीं हो पाई। तो ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, डिक्टेट करवा रहा हूँ, अभी तो समझने के लिए लिखना भी पड़ेगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास से मैं कोशिश करूँगा कि इसकी पीपीटीज बनाकर आपको पहले ही दे दिया करूँ, जी ठीक है? सर। या एटलीस्ट इसकी कोई आपको जो इसकी मटेरियल है वो मैं आपको ईमेल कर दिया करूँ, वो आप डाउनलोड करके अपने सामने खोल कर बैठ जाया करें, उसी पे हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? जी सर। फिलहाल जो है आज आप लोग जो है इसको इसी तरीके से मैनेज करें। अच्छा, सेकंड पॉइंट आपने क्या नोट किया? मेजरमेंट फॉर अकाउंटेबिलिटी। मेजरमेंट फॉर अकाउंटेबिलिटी। देखिए, अकाउंटेबिलिटी को अगर हम खालिस उर्दू में बात करें तो एहतसाब कहते हैं ना, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के मुतालिक आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, क्या है अकाउंटेबिलिटी? जी, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। लेकिन आप लोगों के जवाब की आवाज मुझे नहीं आ रही। बिजनेस ऑपरेशंस में फेयरनेस। अनंता ने जवाब दिया है कि बिजनेस ऑपरेशन में फेयरनेस को
अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, और नो करप्शन। जी आप लोग बताइए, इरम, नाजिया। सर मतलब आप कितने वो है, मतलब इस चीज का जो पता नहीं। नाजिया पहले तुम फ्रेश तो होकर आ जाओ। सर फ्रेश हूँ। मुझे तो लग रहा है अभी सर आई थिंक तक उनकी सर क्या। अकाउंट अच्छा खैर, जी इरम आप बताइए जल्दी। सर सर अकाउंटेबिलिटी मतलब हमारा फाइनेंशियली जो वो है मेजरमेंट जो है वो हम चेक करें अपनी परफॉर्मेंस में कि कितने अकाउंटेबल हैं हम। कितने रिस्पॉन्सिबल है हम अपने चीजों पे, नहीं? सही। अच्छा एक वर्ड आपने इरम यूज किया, फाइनेंशियल। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होती, ठीक है। जो टास्क आपको दिए जाते हैं, उन टास्क को कितना आपने परफॉर्म किया, इस चीज़ को जज करना, और कितनी फेयरनेस के साथ, कितनी सिंसेरिटी के साथ और कितनी इफेक्टिवनेस के साथ आपने उसको परफॉर्म किया, ठीक है। इस चीज़ को हम जज करना चाहते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को। तो ये बेसिकली अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, ठीक। जब हम किसी के काम कोई सुपुर्द करते हैं कि आपने ये काम परफॉर्म करना है, तो जब वो काम परफॉर्म कर लेता है तो उसको जो हम चेक करते हैं ना कि इसने परफॉर्म किया कैसा, वो चाहे फाइनेंशियल काम हो या ना हो, तो वो प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी कहलाता है, ओके सर। ठीक है। अब उसके अंदर आपने डेफिनेटली अब आप ये समझ सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी से मिस्टेक्स सामने आ जाती हैं। अगर किसी ने, मतलब कोई कितना एबल है नहीं है काम के, वो होगा सर। जी नाजिया बोले। मतलब इसका ये कि क्या नाम है, जो लोग हैं वो काम के एबल है नहीं है, ये मतलब है इसका। नहीं नहीं, काम की एबल नहीं, पहले उन्होंने, हमने किसी को कोई टास्क दिया और वो टास्क उसने परफॉर्म कर लिया। अब परफॉर्म करने के बाद उसने हमें रिपोर्ट किया कि मैं ये परफॉर्म कर चुका हूँ। अब जी अगर जी। हमने उसकी बात पे यकीन करके उसको अगला टास्क सौंप दिया, तो इसका मतलब हमने उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं की। सही। सही है। अगर हम उसको उसकी रिपोर्टिंग को देखते, उसको इवेल्युएट करते, उसको जो टास्क दिए गए थे और उसने जैसे परफॉर्म किए, हम उसकी थॉरली एनालिसिस करते, तो ये प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी है, सही। ठीक है। और इस अकाउंटेबिलिटी करने से क्या फायदा होता है, एक्यूरेसी की तरफ चले जाते हैं आप, आपके काम एक्यूरेट हो जाते हैं, मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं, फ्लॉलेस काम की तरफ चले जाते हैं अकाउंटेबिलिटी से आप। जी सर। एग्रीड। जी सर। जी सर। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग नोट की, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नोट कीजिएगा, मेजरमेंट फॉर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। क्या है? मेजरमेंट फॉर, जी आवाज आ रही है? जी सर। मेजरमेंट फॉर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। देखें, परफॉर्मेंस को जब हम मेजर करते हैं तो उससे हमें एक बहुत बड़ी हेल्प मिलती है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर भी। अब आप ये बात समझते हैं कि जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है ये क्या है, पहले इसको ज़रा समझते हैं।
वर्ड स्ट्रैटेजी को क्लियर करना ज़रूरी है, फिर उसकी फॉर्मुलेशन पर भी बात हो जाएगी। फॉर्मुलेशन तो ये है कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए, लेकिन बात ये है कि स्ट्रैटेजी होती क्या है, इसको थोड़ा सा व्हाट इज स्ट्रैटेजी। सर स्ट्रेटजी तो वो प्लानिंग्स होती है ना, जैसे सिचुएशन चेंज होती रहती है बिजनेस में, तो टाइम टू टाइम हम उनको भी चेंज करते रहते हैं। अच्छा जी नादिया और सर वो अनका। जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो हम प्लानिंग करते हैं कुछ गोल अचीव करने के लिए। सही। अनका आप भी कुछ गाइड करके बता दीजिए। अनंता का जवाब देख रहे हैं आप लोग? सर हमें शो ही नहीं हो रहा किधर। चैट के अंदर खैर मेरे पास शो हो रहा है, हो सकता है आपके पास ना हो रहा हो। तो अनंता का रिप्लाई है लॉन्ग टर्म प्लान। देखिए नाजिया और इरम, आप दोनों ने वर्ड यूज किया कि टाइम टू टाइम हम अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ऐसे ही कहा था आप लोगों ने। जी सर। जी अच्छा बेटा, मैं क्लियर कर दूं कि स्ट्रैटेजी हमेशा हमेशा, ये बात जहन में बिठा लीजिए कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर होती है। अनंता का जवाब सही है। जी सर। स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं आपके। शॉर्ट टर्म का नाम कभी भी स्ट्रैटेजी नहीं होता। जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है ना, जो बहुत ही जिसको आप टाइम टू टाइम चेंज करना कहते हैं, उसको हम टैक्टिकल प्लान्स कहते हैं। जी सर। बात समझ में आ रही है? जी। सर इस मिस ने तो कुछ और बोला था। कौन सी मिस ने आपको इस वक्त बोला है? जी रम। नहीं सर छोड़ें, अब स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म होती है पता चल गया, और टाइम टू टाइम चेंज नहीं हो सकती इतनी जल्दी। जी असल में आप जो पहले रेफरेंस किसी टीचर का दे रही है ना, वो हो सकता है किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात हुई हो जो आप इससे रिलेट ना कर पा रही हैं। मैं एक जर्नल प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी की, ठीक है। जी सर। अनंता का रिप्लाई आया है कि प्लानिंग को टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी को नहीं, ये बताया था मिस ने। अच्छा अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है, मैं आपको ये क्लियर बताऊं कि जो स्ट्रैटेजी है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर होती है। स्ट्रैटेजी अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पर होती है तो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग बार बार हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसा ही जी है। सर। जी सर। अच्छा अब आपको ये भी क्लियर करना चाहिए कि अगर स्ट्रैटेजी हमारी लॉन्ग टर्म बेसिस पर है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि हमारी चीज़ें अप टू द मार्क ना चल रही हो, तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग को चेंज किया जा सकता है स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए। अच्छा मैं आपको एक प्रोसेस समझाता हूँ। आप लोग सब अपने माइक अनम्यूट करें ताकि कोऑर्डिनेशन में रहें, फौरन रिस्पॉन्ड करें बात के ऊपर। सही। सबसे पहली चीज किसी भी कॉरपोरेशन की होती है विजन। सबसे पहली चीज क्या होती है? विजन होती है। अब विजन का मतलब ये है बेसिकली कि कंपनी अपने आप को कहाँ देखना चाहती है, ठीक है। कंपनी अपने आप को कहाँ देखना चाहती है, ये कंपनी का विजन होता है बेसिकली, ठीक। और फिर उसके बाद अगला मरहला होता है मिशन का। मिशन ये होता है कि विजन को अचीव कैसे किया जाएगा। क्लियर हो रही है बात? जी सर। अच्छा फिर उसके बाद अगली चीज होती है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जो है ना बेसिकली टाइम बाउंड हो जाते हैं।
ऑब्जेक्टिव्स ये बता देते हैं कि आपने जो मिशन बनाया है विजन को अचीव करने के लिए, उस मिशन को आप अगर अगर उस पर ऑब्जेक्टिविटी लगा दें कि उसको ये बता दें कि भाई हम इतने टाइम में यहाँ पहुँचेंगे, 5 साल बाद हमारी वर्थ $20 मिलियन की होनी चाहिए, 10 साल में हमारी वर्थ $50 मिलियन पे चली जानी चाहिए, ठीक है। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम 2 साल के अंदर अंदर पूरे अपने इस इलाके को सर्व करने लग जाएं और उससे अगले 2 साल में हम इस इलाके से दूसरे इलाके की तरफ मूव कर जाएं। टाइम बॉन्ड बातें हो रही हैं, समझ में आ रही है? जी सर। तो पहले विजन्स आए, फिर मिशन बना, फिर ऑब्जेक्टिव सेट हो गए और ऑब्जेक्टिव्स की सेटिंग को अच्छी, अब ऑब्जेक्टिव्स जो बना लिए तो उसके लिए डेफिनेटली अब आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी, ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव होंगे। अब वो आपने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना ली पूरी की पूरी की, ये ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना है। अब वो जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनी है, उस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को पूरा करने के लिए या उसके ऊपर अमल पैरा होने के लिए आपको गोल्स बनाने पड़ते हैं। गोल्स जो है ना बेटा वो शॉर्ट टर्म होते हैं, स्ट्रेटजी और गोल्स का यही फर्क है। स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म बेसिस पर है और गोल्स शॉर्ट टर्म बेसिस पर है। क्लियर हो रही है बात? जी सर। अच्छा, अब गोल जो है, गोल हम किसे कहते हैं, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? व्हाट इज गोल? सर स्मॉल स्मॉल टास्क जो होते हैं। स्मॉल टास्क को गोल कहते हैं। जी, और कोई? एम्स, अनंता का रिप्लाई आया है, एम्स को गोल कहते हैं। नादिया? नादिया? सर मतलब हमारे जो जी जी सर, मतलब हमारे जो मकसद होते हैं। सर डेली रूटीन में जो हम टास्क परफॉर्म करते हैं और उनको अचीव करते हैं तो आई थिंक वो गोल्स होते हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म प्लान का नाम है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनती है, लेकिन उस लॉन्ग टर्म चीज़ को हासिल करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स बनते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। जी जो सर। गोल होता है ना, उसमें कुछ खासियत होनी ज़रूरी है। नंबर 1 तो ये है कि गोल में भी खासियत ये होती है कि वो होता शॉर्ट टर्म तो है लेकिन टाइम बॉन्ड होता है। गोल में आपको टाइम ज़रूर पता होना चाहिए कि इस टाइम पर ये काम पूरा हो जाएगा, जी सर। ठीक है। अगर कोई शख्स किसी चीज़ को ये कहे कि मुझे ये काम करना है, लेकिन वो ये ना लिमिट लगाए कि मुझे ये काम कब करना है, तो वो गोल नहीं हो सकता। वो विश तो हो सकती है लेकिन वो गोल नहीं हो सकता, सही। तो गोल के लिए टाइम बॉन्ड होना और स्ट्रॉन्ग प्लानिंग का होना ज़रूरी है, वरना आप उसको डेफिनेटली अचीव नहीं कर पाएंगे और वो आपकी विश ही रह जाएगी, गोल नहीं बन पाएगा। गोल अचीवेबल टारगेट्स होते हैं जिनको आप अचीव भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल टारगेट्स होते हैं, सही है। जी सर। और जो भी हम गोल्स अपने सेट करते हैं वो अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हुए ही सेट करते हैं। ऐसा भी नहीं सेट कर सकते हम गोल जिसके अंदर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो। एग्रीड? जी सर। आपने आज, अच्छा ये बताएं कि आप लोगों को कहीं जाने की ख्वाहिश है? सर कहीं जाने की ख्वाहिश इन सेंस मतलब ट्रैवलिंग। मुल्क से बाहर या कोई एक आपने प्लान मतलब जहन में हो कि मुझे फला जगह जाना है, वहाँ ये विजिट करना है, एरिया पे स्टे करना है, ऐसी कुछ ख्वाहिश जी है? सर हज पे जाने की ख्वाहिश है। हज पे?
गुड। अच्छा, हज पे जाने की ख्वाहिश है, लेकिन बेटा ये ख्वाहिश गोल बनेगी तो अचीव हो जाएगी, और अगर ख्वाहिश ही रखेंगी तो फिर ऐसी रहेगी, फिर ये शायद पूरी ना हो पाए। ठीक है। अब मैं जो कह रहा हूँ ना कि गोल होने के लिए कुछ खासियत का होना ज़रूरी है। नंबर वन ये आपने कहा हज पर जाने की ख्वाहिश है। नंबर वन ये कि आप ये प्लान कब कर रही हैं, 2025 में जाना है, 2026 में जाना है, 2024 में जाना है। आपको कोई टाइम लिमिट लगानी पड़ेगी, इसलिए इस टाइम पे जाना है। फिर उसके बाद आपको अपनी रिसोर्सेज की कंजम्पशन का रुख इस तरफ मोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कि आप अपनी रिसोर्सेज को कंज्यूम अब इस तरह से करेंगी कि आप 2024 या 25 में जाकर अपने इस टारगेट को पूरा कर सकें। सही। फिर अपनी रिसोर्सेज भी आपके सामने अपनी होंगी मौजूद। तो प्रैक्टिकल बात हो रही है। गोल आप समझ रही मेरी बात को। मैं एक ख्वाहिश तो इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर वो उसको प्रैक्टिकल होकर सोचे तो वो गोल है। समझ में आई बात? जी सर। तो एक तो जिस हमें दिन टाइम को महदूद रखना है कि मतलब एक हमें टाइम पता होना चाहिए कि इस टाइम तक हमने ये काम करना है। फिर हाँ, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, हमारी फाइनेंशियल क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें देख के फिर हम अपने उसको अचीव कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अब अगर कोई शख्स इसके पास अभी घर ना हो और इनकम लेवल एक नॉर्मल, और वो कहे कि जी मुझे डिफेंस के अंदर जो है ना अगले साल घर खरीद रहे हैं, ये प्रैक्टिकल बात है। सही। तो ख्वाहिश और गोल के दरमियानी फ़र्क यही है कि वो क्या करेगा कि गोल्स के अंदर प्रैक्टिकल बातें कर रहा होगा। जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसकी रिसोर्सेज और उसके टाइम लिमिट में रहते हुए, और वो उसके लिए गोल्स सेट कर लेगा अपने। अच्छा, अब हम आते हैं इस बात के ऊपर कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजी के ऊपर हम बात कर रहे थे। देखिए, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना, स्ट्रैटेजी को बनाना डेफिनेटली ये तभी होगा जब हमारे सामने मेजरमेंट, परफॉर्मेंस की मेजरमेंट्स आ रही हैं। परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, आउटपुट सारे होंगे, रिजल्ट सारे होंगे, उस बेसिस के ऊपर हम स्ट्रैटेजी को बना लेंगे। क्लियर हो रही है बात? जी सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कंपटीशन। दो सौ ही मिले आज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंपटीशन। कंपटीशन। कंपटीशन जो है वो बेसिकली आप जानते हैं कि जब से दुनिया ग्लोबलाइज हुई है तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ठीक है। अब जो कंपटीशन है वो एरिया बाउंड नहीं रहा। ठीक है। आप किसी एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपका कंपटीशन बहुत दूर दराज किसी एरिया वाले से भी हो सकता है। अमेरिका की कंपनीज अब पाकिस्तान में काम कर रही हैं तो उन्होंने कंपटीशन दे दिया। यूरोप की कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं तो उन्होंने पाकिस्तान की कंपनीज को टफ टाइम दे दिया। पहले जब ग्लोबलाइजेशन नहीं थी तो पाकिस्तान की कंपनीज पाकिस्तान में काम करती थी, अमेरिका की अमेरिका में काम करती थी। लेकिन अब पूरी दुनिया की कंपनीज पूरी दुनिया में काम करती हैं। उससे क्या हुआ? कंपटीशन क्रिएट हो गया। सही है। जी सर। जी सर। अब इस कंपटीशन की वजह से चूंकि इतना हाइटेंड कंपटीशन है, इतना मतलब आप कह लेंगे स्ट्रिक्ट कंपटीशन हो जाता है, तो उसके अंदर आपको गलती के चांसेस नहीं है आपके पास। आपने गलती की, दूसरा आपकी उस गलती को अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझता है। ठीक है। जहां आप मिस्टेक करेंगे वो दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, और उस अपॉर्चुनिटी की वजह से वो आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग को फेल कर सकता है। तो आपके पास गलती की अब कोई गुंजाइश मौजूद नहीं रही है। इसीलिए प्लानिंग की इम्पोर्टेंस और बढ़ गई है, परफॉर्मेंस की इम्पोर्टेंस और बढ़ गई है, परफॉर्मेंस की मेजरमेंट भी इसलिए ज़रूरी हो गई है।
कि आप अपनी प्लानिंग और परफॉर्मेंस की, खासकर परफॉर्मेंस की मेजरमेंट कर लें, ताकि गलती के किसी किस्म के कोई चांसेस ना रहें, क्योंकि आपकी एक गलती जो है वो दूसरे के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है, और जिससे वो कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है आपको, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास टफ और टफेस्ट कंपटीशन होने की वजह से हमारी परफॉर्मेंस मेजरमेंट की नीड और ज़्यादा बढ़ गई है। क्लियर हुई बात? जी सर। जी सर। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एम्पावरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा। सर आजकल जो हमने एम्पावरमेंट ज़्यादातर सुना है वो फीमेल्स के साथ सुना है कि वुमेन एम्पावरमेंट और ये और वो। जी, नाजिया। हेलो। जी जी जी, नाजिया बोलिए। सर मतलब उसकी क्या नाम है, इंडिविजुअल की पावर कितनी है? देखें, कि मतलब सिंगल बंदा की क्या कर सकते हैं क्या नहीं। एक बात जहन में रखिएगा कि अगर आप किसी इदारे का हिस्सा हैं, आप कहीं पर भी हो, आप किसी न किसी का हिस्सा ज़रूर होते हैं। एक चीज़ होती है आपके पास सबसे पहली अपनी पावर, ठीक है, लेकिन जो आपकी अपनी पावर है वो, चूँकि आप किसी और जगह का हिस्सा होते हैं, आप चाहे एक कंपनी में काम करें तो आप कंपनी का हिस्सा हैं, आप एक मुल्क में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं तो आप वहाँ का हिस्सा हैं, आप अपने घर में भी रहते हैं तो घर का एक हिस्सा है। लेकिन आपको जो भी जिम्मेदारियां दी जाती हैं या जो जिम्मेदारियां आपने अदा करनी होती हैं, वो विदाउट पावर तो अदा नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन पावर आपको देगा कौन? आप खुद पावर नहीं ले सकते, सिस्टम आपको एक पावर प्रोवाइड करता है। सिस्टम प्रोवाइड करता है आपको एक पावर, और जो सिस्टम आपको पावर प्रोवाइड करता है उस प्रोसेस को एम्पावरमेंट कहते हैं। यानी एम्पावरमेंट आपको किसी की तरफ से किया जाता है, आप खुद एम्पावर नहीं हो सकते। बात समझ सही। में आ रही है? जी सर। अब जैसे इरम, आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, हमने अक्सर और बेशतर ये खवातीन के साथ सुना है कि एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट वो यही है कि मुआशरे में खवातीन को एम्पावर नहीं किया जाता, उनसे तो बल्कि उनकी पावर्स छीन ली जाती है। लेकिन आजकल के दौर में, जैसे वोट का हक पहले औरतों को नहीं था, वोट डालने नहीं जा सकते, खाली मर्द ही सिलेक्शन करेंगे, इलेक्शन करेंगे कि किसने हुकूमत करनी है और किसने नहीं। लेकिन फिर फीमेल्स को एम्पावर कर दिया गया, उनको ताकत दी गई कि वो भी वोट डाल सकते हैं, अपनी राय का ख्याल कर सकते हैं, इजहार ख्याल कर सकते हैं। तो ये एम्पावरमेंट कहलाती है। बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। बहुत सी फैमिलीज की तरफ से उनकी लड़कियों पे पाबंदी होती है कि वो बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकती, या और भी कोई कदगन होते हैं। लेकिन बहुत से पेरेंट्स, बहुत से घराने उनको एम्पावर करते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना पोटेंशियल कब दिखाते हैं? जब आपको एम्पावर किया जाता है। सही है, आप अपना जी सर। 100% या अपना बेस्ट कब दे सकते हैं? जब आपको एम्पावर किया जाए। बात समझ में आ रही है? जी सर।
अब एक कंपनी के अंदर जो वहाँ की मैनेजमेंट है, अगर वो एम्पावर्ड होगी तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी सख्त हो सकती है, क्योंकि उसको एम्पावर्ड कर दिया गया था, उसके बावजूद काम परफॉर्म नहीं हुआ, तो उसकी सख्ती से अकाउंटेबिलिटी भी की जा सकती है। बट आप इख्तियारात किसी को ना दें और उससे जिम्मेदारियों का जवाब लेना शुरू कर दें, तो ऐसे कोई भी जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, अगर आप किसी को जिम्मेदारी देंगे तो अथॉरिटीज़ देकर उसको एम्पावर भी करना पड़ेगा, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से परफॉर्म कर सके और ना परफॉर्म करने की सूरत में सख्त अकाउंटेबिलिटी का सामना भी करना पड़े। एग्रीड? जी सर। सही। तो मेजरमेंट जो है उसकी नीड एम्पावरमेंट के लिए भी आती है। एम्पावरमेंट का मतलब समझ में आ गया। मैं अपनी हेडिंग पर आ जाता हूँ। देखें, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमने किसको कितना एम्पावर करना है और किसके एम्पावर करने के कितने बेनिफिट्स हमें मिले और किसको एम्पावर करना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो गया। ये सब कुछ मेजरमेंट से ही तो पता लगेगा। आ रही बात समझ में? समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर। अगर आप चाहते हैं कि आपको एम्पावरमेंट की प्रोग्रेस पता लगे कि किसी को कितना एम्पावर, किसको हमने कम एम्पावर किया, किसको ज़्यादा कर दिया था, किसको और करना चाहिए था, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेजरमेंट, परफॉर्मेंस की मेजरमेंट से ही पता लग पाएंगी। तो ये है जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, वो एम्पावरमेंट था। अब जो है वो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, क्वालिटी अवार्ड्स। क्वालिटी रिवॉर्ड्स। अवार्ड्स, ए रिवॉर्ड्स। देखिए, आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट जब आप करते हैं तो आपको सबकी परफॉर्मेंसेस पता लग जाती हैं, एफिशिएंसीज पता लग जाती हैं, इफ़ेक्टिवनेस पता लग जाती है, आपको नेग्लिजेंसीज सामने आ जाती हैं आपके। तो जब ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, तो अब जो एम्प्लॉयज़ हैं जिसने नेग्लिजेंसी दिखाई होगी और जिसने एफिशिएंसी दिखाई होगी, ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। जी सर, रिवॉर्ड और पनिशमेंट देंगे फिर। ठीक है, तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट तो इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपने लाजमी तौर पर यही बेसिकली अकाउंटेबिलिटी है, यहीं से तो अकाउंटेबिलिटी होती है ना। ये अकाउंटेबिलिटी सिर्फ नेगेटिव टर्म नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी करने से सजाएं मिलती हैं। अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो आपको अवार्ड्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो जब आपने परफॉर्मेंस दिखाई, आपकी परफॉर्मेंस की मेजरमेंट की गई और अगर वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट आपकी अच्छी है तो ऑफ कोर्स आपकी इस क्वालिटी के ऊपर आपको अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो अब किसको अवार्ड देना है, किसको अवार्ड नहीं देना है, किसको कितना प्रमोट करना है, कितनी मोटिवेशन उसकी करनी है, ये सब बातें डिपेंड करती हैं कि परफॉर्मेंस को मेजर किया गया है या नहीं और मेजर करके रिजल्ट्स क्या है। क्लियर है बात? जी सर। जी सर। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक्सपेंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स। एक्सपेंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स।
ऑर्गेनाइजेशनल रोल जो है, इसका तयन कैसे होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या किरदार है, इसका तयन कैसे होगा? जी सर उनके विजन और मिशन बताता है कि वो प्रेजेंट कहाँ खड़े हैं, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, कितना एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। सही। अच्छा देखिए, अगर मैं इस तरह समझाऊं आपको कि एक जो है वो इसकी प्रोविंस की एक गवर्नमेंट है, एक सूबे की एक गवर्नमेंट है, और वो गवर्नमेंट जो है ना वो ये कहती है कि जी आर्मी का जो चीफ है वो मुझे लगाना है। ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आर्मी पूरे मुल्क की है और उसका चीफ प्राइम मिनिस्टर लगाने का अख्तियार रखता है। सही। तो जो प्रोविंस है, उस प्रोविंस के अंदर ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, पूरा प्रोविंस, उसका ये रोल है ही नहीं कि वो इस लेवल के ऊपर जाकर काम कर सके, और किसी ना किसी ने उसको ये अथॉरिटी प्रोवाइड की है और बॉन्ड भी किया है कि तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, ये तुम्हारी बाउंड्रीज हैं, जुरिस्डिक्शंस, लिमिट्स बता देना किसी को। जब आप किसी कॉरपोरेशन को खोलते हैं तो आपको गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होना पड़ता है। जब आप गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी कुछ जुरिस्डिक्शंस भी डिफाइन हो जाती हैं कि ये आपकी लिमिट्स हैं, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। और अगर आप इससे आगे जाना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली अपने करेक्टर को पहले ऊपर लेकर जाना होगा, हमें सेटिस्फाई करना होगा, और उसके बाद फिर हम आपके रोल को एक्सपेंड करेंगे। बात समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने तमाम कॉरपोरेशंस के लिए उनके रोल्स डिफाइन भी किए हैं कि उन्होंने किस जुरिस्डिक्शंस, कुछ किस लिमिट्स में रहकर काम परफॉर्म करने हैं, और उसी लिमिट की अथॉरिटी है, उसी में रहकर काम करना है। लेकिन अगर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो और वो अपने रोल को एक्सपेंड करना चाहते हों तो वो अपनी परफॉर्मेंस और उसकी मेजरमेंट से आने वाले रिजल्ट्स की मदद से दूसरे को सेटिस्फाई करके अपने रोल को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? जी सर। आप अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अपनी कंपनी ले जाना चाहते हैं तो जो आपकी कंपनी है, आपकी जैसे पाकिस्तान की कंपनी है, अगर वो किसी दूसरे मुल्क में जाएगी तो दूसरे मुल्क की परमिशन एक तरफ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी परमिशन देनी होगी कि आप बाहर जाकर काम कर लें। लेकिन पाकिस्तान की कंपनी, पाकिस्तान जो है वो उस कंपनी को परमिशन कब देगा? जब वो उसकी यहाँ की परफॉर्मेंस की मुकम्मल तौर पे मेजरमेंट से सेटिस्फाई होगा, तब वो उसको बाहर जाने की परमिशन देगा। तो अपने रोल को एक्सपेंड करने के लिए भी हमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन के रोल को। अच्छा जी, फिर है नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ग्रेटर एक्सटर्नल डिमांड्स। ग्रेटर एक्सटर्नल डिमांड्स। नोट हो गया? सर अब ग्रेटर एक्सटर्नल डिमांड्स जो हैं वो बेसिकली क्या है कि आपने एक्सटर्नल डिमांड्स तो ऑफ कोर्स हम इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं। सही। जैसे मैंने शुरू में बताया कि चूंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है और पूरी दुनिया, दो चीज़ें थी पहले। पहले लोग अपनी क्या करते थे कि खुद अपनी प्रोडक्शन करते थे और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते थे, बट
अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को मुख्तलिफ़ किस्म की रिसोर्सेज से नवाजा है। पूरी दुनिया की किसी एक मुल्क को हर किस्म की रिसोर्स नहीं दी, ठीक है। तो अब दुनिया ने क्या किया, दो कॉन्सेप्ट थे जाने के, एक था एब्सोल्यूट कंपटीशन था और एक एब्सोल्यूट तरीका था और दूसरा कॉम्पिटिटिव था। एब्सोल्यूट का मतलब तो ये था कि जो जिसमें ज़्यादा माहिर है वो सिर्फ वही काम करे और दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब अगर कोई एक मुल्क जो है वो वीट की प्रोडक्शन में ज़्यादा वो रखता है, रिसोर्सेस रखता है और उसके पास सेटअप है, तो वो वही काम करेगा। और जो दूसरा वाला है अगर वो राइस में रखता है तो वो राइस का ही काम करेगा खाली। दोनों एब्सोल्यूट काम कर रहे थे। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट था कॉम्पिटिटिव का। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस का जो टॉपिक था वो ये कहता था कि भाई जिसको जिस चीज़ में महारत हासिल है वो उस चीज़ को भी करे, लेकिन जिसमें उसको महारत हासिल नहीं है उस काम को भी वो करे, लेकिन लिमिटेड पैटर्न पर करे। एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए वरना प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ठीक है। तो हुआ ये कि एक्सटर्नल डिमांड्स जो है ना, वो दुनिया ने एक दूसरे की रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाने का फैसला किया और दुनिया एक दूसरे से डिमांड्स करने लग गई कि तुम्हारे पास इसकी प्रोडक्शन है, तुम मुझे ये प्रोडक्शन दे दो, तुम्हारे पास ये चीज़ ज़्यादा मिकदार में है तो मेरे पास कम है, मुझसे ये ले लो और मुझे वो चीज़ दे दो। तो डिमांड्स जो है वो पूरी दुनिया में एक दूसरे की लोकल डिमांड से हटकर वो इंटरनेशनल डिमांड्स की तरफ बात चली गई। तो जो कॉरपोरेशन होती हैं, चूँकि उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, वो सिर्फ अपने मुल्क को सर्व नहीं करती बल्कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाकर भी काम कर सकती हैं। तो उनकी डिमांड एक्सटर्नल डिमांड्स आती है और बहुत ज़्यादा आती है, जिसे आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बिजनेस से रिलेट कर देते हैं। तो आपकी जो परफॉर्मेंस की मेजरमेंट है वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट करके ही दुनिया को आप सेटिस्फाई करके और उनसे डिमांड क्रिएट करवा सकते हैं। कोई भी बाहर बैठा हुआ शख्स आपकी कंपनी को डिमांड तभी करेगा जब वो आपके मेजरमेंट्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट से सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तभी वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, तभी वो आपसे बिजनेस करना चाहेगा, अदरवाइज वो आपसे बिजनेस नहीं करेगा। क्लियर हो रही है बात? जी सर। सर तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था ये फर्स्ट चैप्टर से बिलोंग करता है बेसिकली, इस बुक के, मतलब इस सब्जेक्ट के, ठीक है। और अब आप लोगों का एक काम ये भी है थोड़ा कि इसके पास्ट पेपर्स तो आई गेस इतना खास होंगे नहीं क्योंकि सब्जेक्ट ही नया एडिट था ये। कोशिश कीजिएगा अगर कोई पास्ट पेपर इसका मिल जाए तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिएगा। हाँ इरम, तुमने ढूंढ लिए होंगे ना? जी सर, मैंने पास पेपर सारे निकाले थे तो उसमें ये वाला तो मिला ही नहीं। ओ, और बाकी मैं देख लूंगी, एक आध अगर पेपर होगा तो वो तो मिल ही जाएगा। अभी एक दो जो भी अवेलेबल हो वो ट्राई कर लीजिएगा, वो निकाल लीजिएगा कहीं मुख्तलिफ जगह से, वेबसाइट से जाकर अगर कहीं से निकल सकता है तो अच्छी बात है। जी सर। अनम ने निकाले थे तो भेज दो अनम हमें भी। सर वो अनंता ने और मैंने एक साथ ही निकाले थे तो वो यूएसबी जो होंगे उसमें मैं देख लूंगी सर। अंता आपके पास जो है ना वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सारे सब्जेक्ट की कह रही है इरम, ये तुम छुपा रही हो ना हमसे? अरे निकाले थे सारे सब्जेक्ट के, लेकिन ये कॉर्पोरेट वाले का सिर्फ एक ही पेपर मिला है शायद, या वही पता तो, नहीं मतलब मिला भी है या नहीं। तुमने बोल दिया ना कि नहीं, ये तो वो कह रहे सर सारे हैं, उस पे मैं हंस रही हूँ। सारे से मुराद ये कह रही है कि हमने सारे कोर्सेज के निकाले थे। एक तो वो अच्छा अच्छा टाइप इतना आधा आधा कर रही है, तुम लोग सब गलत समझो, उसने क्या लिखा है सारे सब्जेक्ट्स के। अच्छा। ठीक है, तो समझ में आ गई यहाँ तक बात? जी सर। जी आज सर। यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि मुझे ये पॉइंट्स आपको लिखवाने ना पड़े, मैं आपको ईमेल या तो पहले कर दूँ या स्लाइड्स की फॉर्म में दे दूँ, ठीक है। तो वो आपके पास रिकॉर्ड में भी आ जाएंगे, सही। जी सर। जी। तो बस ये ध्यान में रखिएगा इस सब्जेक्ट में थ्योरी ज़्यादा, थ्योरेटिकल चीज़ों को हमने कवर करना है ज़्यादा इसके अंदर। जी सर।
और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसमें वैसे भी अगर ये प्रैक्टिकल जो थ्योरेटिकल वो टेक्निकल टाइप के जो कैलकुलेशन होती तो वो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी करती। तो जो उसका थोड़ा बहुत टेक्निकल पार्ट होगा वो हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये 1-1.5 महीने में अगर खुल जाता है और फिजिकल स्टार्ट होता है तो हम तब कर लेंगे, जब तक हम थ्योरीज को कवर कर लेते हैं। जी सर। चलें ठीक है, फिर आपको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होती है। क्लास की टाइमिंग क्या है? टाइमिंग जो है ना आज तो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से 9:30 पर हम स्टार्ट कर देंगे। ओके सर। ठीक है, 9:30 टू बिटवीन 10 इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। अनंत आप पूछ रही हैं न्यूमेरिकल इस सब्जेक्ट में है लेकिन कम है तो, लेकिन ठीक है, यानी ये सब्जेक्ट जो है वो न्यूमेरिकल और थ्योरीज दोनों का कॉम्बिनेशन है, बट थ्योरी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है इसमें। ठीक है, करें सही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।